नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए अब 2 चरण बाकी हैं और 2 में भी कल एक छठा चरण हो जाएगा। तो हम बहुत तेजी से अंतिम चरण की तरफ अब बढ़ रहे हैं। छठे चरण में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले के बाद से फिर से मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा जोरों से बहस में आ गया। जाहिर है बीजेपी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। वहीं ममता बनर्जी इस हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, विश्लेषक मेरे साथ जुड़ेंगे। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। लोकतंत्र के महापर्व के मंजिल पर पहुंचने के 7 कदमों से 5 कदम पूरे हो गए। मतलब 24 के लोकसभा चुनाव पूरे होने में महज 2 कदम और फिर 4 जून को मतदान के नतीजे आएंगे। बहरहाल अभी 5 चरणों में 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। छठे चरण में 58 और 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल मिलाकर सभी दल अब आखिरी चरण के मतदान पर जोर लगा रहे हैं। छठे चरण और 7वें चरण में ऐसा लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। दरअसल बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द करने के फैसले के बाद अचानक मुद्दों में मुस्लिमों का ओबीसी आरक्षण का मामला तूल पकड़ा है। जाहिर है ममता बनर्जी को इस फैसले से झटका लगा है और बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर आखिरी चरणों में फिनिशिंग टच देने के ख्याल से विपक्ष पर हमलावर है। मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। वहीं विपक्ष की अपनी रट है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ये कोई इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इसका चुनाव नहीं है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, आज जनता का गुस्सा देकर के वो नारा 400 पार नहीं दे पा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे चुनाव में चरण दर चरण मुद्दे बदलते रहे। अब सभी को इंतजार है 4 जून का, जब पता चलेगा आखिर मतदाताओं के मन में क्या है, सियासी दलों के किन मुद्दों से प्रभावित होकर उन्होंने मतदान किया। खैर, छठे चरण में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, जिसे चुनाव के शुरुआती चरणों में काफी जोर शोर से बीजेपी ने उठाया था, फिर लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुद्दा बहुत ही गंभीर रहा। हालांकि हम इस मुद्दे पर समय समय पर बात करते रहे हैं और आज मेरे साथ थोड़ी देर पहले शहनवाज हुसैन साहब भी थे। उनसे भी हमने इस पर विस्तार से बातचीत की। बीजेपी के स्टैंड को जाना है। आइए इस मुद्दे को समझते हैं और छठे चरण में इसके महत्व को भी जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विमल सिंह जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अबू शर्मा जी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा भी जुड़ रही हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले विमल जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। एक तरीके से मुस्लिम आरक्षण को लेकर या आरक्षण में मुस्लिम कोटे को लेकर जो बहस शुरू हुई, उससे एक बार फिर ये इम्प्रेशन जाता है कि क्या मुसलमान बनाम हिंदू इसकी राजनीति आपको फ़ायदा पहुंचाती है, और क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर चरणों में आकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के उस अंदाज का सहारा लेना पड़ा जिसके लिए वो जानी जाती रही। देखिए प्रवीण भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। ये यही पार्टी है जो अंत्योदय की बात करती है। अंत्योदय का मतलब होता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान वो किस जात का है, किस धर्म का है, उसको ना देखते हुए जो है उसका विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं और करते भी हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण का तुल दिया किसने? आरक्षण की बात आई कहां से? आरक्षण की बात सबसे पहले जो है लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, जिन्होंने कहा था कि जो है पूरा का पूरा जो है हम जो है इंडी गठबंधन, अगर हमारी इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरा का पूरा जो है आरक्षण हम मुसलमानों को दे देंगे। कल आपने देखा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है एसपी हसन जी, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो है इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो हम जो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। आपने देखा किस तरीके से कल जो है हाईकोर्ट ने जो है करारा जो है झटका जो है ममता बनर्जी जी को दिया है, जहां पे उन्होंने जो है 77 ऐसे मुसलमान थे जिनको उन्होंने ओबीसी आरक्षण के अंदर रखा था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का फैसला उन्होंने जो है मानने से इनकार कर दिया है। ये वही लोग हैं ना जो संविधान की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो कानून और न्याय की बात करते हैं। ये अगर देखिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो है अगर एक्ट बनाती है तो ये संविधान की दुहाई देने लगते हैं। आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी।
मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी कोई योजना लाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी बात करते हैं, वो देश की 140 करोड़ जनता के बारे में बात करते हैं। हम चाहे अगर मान लीजिए कि हम आवास की, हम लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदुओं को देंगे, हम मुसलमानों को देंगे, हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। हम अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो हम मुसलमानों कोई भी की बात योजना करते हैं, आएगी, हिंदुओं की जनता बात- के हित में कोई योजना आएगी तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाएगा। जितनी वो हिंदुओं की होगी उतनी वो मुसलमानों की होगी या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की होगी, हिंदुस्तानी जी, की जी। होगी। ये आप लोगों प्रवीण की जी, सोच है। मैं जी, चाहता हूं एक एक करके विमल जी पहले सब शामिल हो जाए चर्चा में, फिर विस्तार से निर्बाध रूप से आप बोलिएगा। निश्चित तौर पर आपकी पूरी बात को सुनेंगे, आप ही का मंच है। अबू शर्मा जी, एक बात तो साफ है कि अंत जैसे जैसे चुनाव का नजदीक आया वैसे वैसे बीजेपी अपनी पिच पर आपको लेकर आ गई और धीरे धीरे, और इस बीच सिद्धार्थ शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन अबू जी, ये एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मामले पर, जिन मुद्दों पर कंफर्टेबल होती है, चुनाव अंततः वहां पर पहुंच गया। इसके सही गलत पर मैं बहुत दिनों से चर्चा कर रहा हूं, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े, तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं से हमने बात की। आज शहनवाज हुसैन साहब थे तो उनसे मैंने खूब लंबा इसी पर बात करी, यही एक मुद्दा था जिस पर बात करी। लेकिन कुल मिलाकर जो मुझे बात समझ में आती है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर कंफर्टेबल है वहां पर वो आप लोगों को या पूरे विपक्ष को ले आई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को कोई पिच पर डालता नहीं है, इस देश का मीडिया लाता है। हाँ, ये देश में सत्यपाल मलिक जी भी कुछ बयान दिए थे और वो सेना से जुड़ा हुआ बयान था। खूब चला, खूब लेकिन- चलाया उसको, खूब चलाया। नहीं 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 मीडिया नहीं, ने। नहीं, कोई चैनल में नहीं चला, कोई चैनल में नहीं चला। भाई मैं सत्यपाल पत्रकार हूं, मलिक- मैं अबू आप- शर्मा आप जी, मैं हमको अपनी दिखा बात कर दीजिए। सकता हूं। मैं 25 एक- साल से एक पत्रकारिता उनके कर रहा हूं ऊपर- और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं उस खबर को भी कहीं नहीं छोड़ा गया। खबर के नहीं लिहाज चला, से नहीं चला। हर जगह पे वो चला है। खबर के ऊपर डिबेट ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए उसको, बात वो छोड़ दीजिए, लंबा चला हाँ, जाएगा। आप इस मुद्दे पर आए। आप भी छोड़ दीजिए, 4 तारीख के बाद आप भी आजाद हो जाएंगे, आपको भी मैं आजादी पूरी तरह मिल आजाद जाएगी। हूं। देखिए, और- कांग्रेस के साथ एक समस्या रही, आप सवाल को नहीं सुन रहे, आप व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं। आप लोग एक चश्मा पहन लिया है, आप सबको एक जगह पे खड़ा कर देते हैं और नहीं, सोचते हैं नहीं, कि नहीं, सब आपके खिलाफ है, बीजेपी पूरा का मीडिया आपके पीछे खिलाफ है, कांग्रेस आपने हर जो जगह आरोप बोलती रहती है। लगाया, ये उसका कैसी जवाब दिया। स्ट्रेटेजी है? अब आप पहले एक मेरा मंच पर बात- बैठे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, आप एक पत्रकार को कुछ भी कह देते हैं। ये कि कांग्रेस ने एक एजेंडा, एक तरीका बना लिया। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। आजाद हो आप जाएंगे, तो- आजाद हो जाएंगे, आपका नहीं, नहीं, तात्पर्य कि आप नहीं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करिए। आपको नहीं कह रहा हूं। मैं- आपका जो मीडिया अरे हाउस मैं है, मीडिया- वो हाउस जो चलाते हैं, मैं मीडिया हाउस उनके की ऊपर जिम्मेदारी ये लेता हूं। आरोप मैं है। मैं आपके यहाँ पर ऊपर नहीं संपादक है। की भूमिका में हूं। आपको आप जो क्या न्यूज़ बात दे कर रहे पाएगा, हैं? आप वही करेंगे। मैं किस तरीके से, आपके ऊपर किस नहीं तरीके से आपकी ये बात आप को सुन लूं? चाहते हो मैं ईमानदारी मैं से काम मैं यहाँ करें। रिप्रेजेंट आप कर रहा हूं इस चाहते हो चैनल क्या? को। आप चाहते हो, आपका एक सपना था मैं एक बहुत अच्छा ईमानदार पत्रकार बनूंगा, मैं बना- कहीं ना कहीं वो मैं हो बना- नहीं पाया पिछले मैं 10 बना, सालों मैं से। हूं, मैं- लेकिन मुझे गर्व 4 है। जून के बाद होगा, ये मैं खैर आश्वासन ठीक है, आपको दे छोड़िए रहा ना, हूं। कहा यही यही तो होता बात- है। मैं कांग्रेस से एक सीधे, चलिए छोड़िए इसको, सब साफ करिए। आप तो सीधे ये बताइए, आप उस पिच पर आ गए जहां पर बीजेपी आपको लाना चाहती थी? ये सवाल था मेरा। नहीं, हम कहा, कौन सा स्पीच में है? हिंदुत्व ये की चुनाव क्या- राजनीति, हिंदू नहीं, मुसलमान। नहीं, सुनिए, पहले 400 पार का एक गुब्बारा में हवा भरा था। 400 पार, अमित शाह जी भी हवा दे रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हवा दे रहे थे। लेकिन इस देश का जागरूक जनता पहला चरण में एक आल पिन का भूमिका निभाया, एक पिन का भूमिका, और वो गुब्बारा में जाके एक तो छेद कर दिया पहला चरण में। उसके बाद जो शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो खुफिया जानकारी मिली पहला चरण के बाद, उसके बाद से हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्रों, न जाने कितना बयानों का सागर में हम लोगों को तैरना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी चुनाव 5 चरण का हो चुका है और 5 चरण का चुनाव के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शायद जो खुफिया जानकारी मिली, वो उनको समझ चुके हैं, उन्होंने क्या होना है और क्या होने जा रहा है वो समझ चुके हैं। अब उनके पास अंतिम समय जो भी 100-150 जो भी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी का, 310 वो तो आंकड़ा बता रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह और तमाम लोग, तो आंकड़ा गिनाने लग गए। 310 आ गए हमारे पास। इतने करता हूं, ये चुनाव में ना विदेश नीति के ऊपर कोई बात हुई, ना 10 साल का कार्यकाल के ऊपर कोई बात हुई, ना किसानों का परेशानी के ऊपर बात हुई, ना बेरोजगारी के ऊपर कोई बात हुई। ये क्या विधान नगर पालिका का चुनाव हो रहा है?
ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भी सभा, जनसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप देखिए तो 10 साल का कार्यकाल का बात किया। कहां गया 14 का संकल्प पत्र? कहां गया 2 करोड़ नौकरी सालाना? गंगा साफ करेंगे, जिस गंगा मैया को ठीक है, ये सारे मुद्दे जो हैं आप कह रहे हैं, इस पर भी एक लंबा डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि ये मुद्दे जो है रैलियों में उठते हैं, इसमें वो, लेकिन हाँ, जो मेरा सवाल था वो मूलभूत सवाल बना रहा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं सुमैया जी आप मेरे सवाल को समझ पाएं। आपको लगता है ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है ये बड़ी मुफीद दिखाई पड़ती है, और बीजेपी जब इस पिच पे खेलती है तो मजबूत हो जाती है? और आप कैसे देखती हैं मुस्लिम आरक्षण के इस मुद्दे को, क्योंकि इस मुद्दे को तो हाथों हाथ लपका बीजेपी ने तमाम रैलियों में? बिल्कुल, आप जो सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको भी ये सवाल ठीक से सुनाई दे रहा होगा, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, जो योजनाएं आती हैं वो सबके लिए होती हैं। वो पहली बार अपने जीवन काल में किसी सरकार की योजना देख रहे होंगे। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, पढ़ती आ रही हूँ, योजनाओं में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है, जो कुछ भी होता है वो ज्यादातर सबके लिए होता है, उसमें सारे लोग सम्मिलित होते हैं। लेकिन अब बात होगी भारतीय जनता पार्टी की उन मुद्दों पर जिन पर वो ये जो पिच बना के हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अभी इसी इलेक्शन के दौरान 2024 के लोकसभा इलेक्शन में खुद नरेंद्र मोदी जी जहां जहां पर बयान दिए हैं, आप समझ लीजिए, क्या मंगलसूत्र वाले बयान पर क्या कहेंगे। और जो एक योजना मुझे याद आ गई, जो राशन वितरण पर उन्होंने कही थी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि सब अब्बा जान और चचा जान लेकर के चले जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। शर्म नहीं आती प्रवक्ताओं को अपनी पहले पढ़ करके और जान करके आना चाहिए कि क्या हिस्ट्री है, किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उनके कद्दावर नेता किस तरीके की बात एक धर्म विशेष के लोगों के लिए करते हैं। वो तो ये भी कह गए बयान में कि हिंदू मुस्लिम करूंगा तो पब्लिक या सामान्य राजनीति या सामाजिक जीवन में रहने के लायक नहीं, इस तरह की बात भी वो कह गए। वो सामाजिक जीवन में तो पहले दिन से रहने लायक नहीं थे ना, क्योंकि उनका तो काम ही यही था, हिंदुस्तान के अंदर रहिए तो आप पाकिस्तान, तालिबान, अजान, इस मुसलमान, इससे नीचे कोई बात ही नहीं है उनके पास करने के लिए। अभी बहुत अच्छी बात कही शर्मा जी ने कि ये कोई नगर पालिका के चुनाव थोड़ी हो रहे थे, देश का चुनाव है, बड़े मुद्दे हैं। इस वक्त देश जिस संकट में है उस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। वो मैं क्योंकि समय सीमित होता है, इसलिए दो अबू शर्मा जी और आपकी तरफ से कई बातें, कई आरोप लगाए गए हैं, इसलिए विमल जी को मुझे शामिल करना पड़ेगा। फिर सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आऊंगा। जी विमल जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई, इस बात को सामने रखा गया, ये राजनीति आपकी पहचान बन गई है। देखिए प्रवीण जी, दोनों हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, आपने आरक्षण पे सवाल किया, लेकिन ये आरक्षण पे बात नहीं की है। दोनों लोग आरक्षण से भागे। चलिए मैं सबसे पहले अपने कांग्रेस के मित्र का जवाब दे दूं। सुन लीजिए भाई साहब, बीच में टीपा टिप्पणी नहीं किया था, बीच में टीपा टिप्पणी करके डिबेट के माहौल को मत खराब कीजिए। सुन लीजिए, सुनिए, सुनने का क्षमता रखिए, सुनिए। देखिए आरक्षण जो है कहां दिया गया है? आरक्षण वहां दिया गया है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ या वहां दिया गया है जहां पे गठबंधन में सरकार चला रहे। देखिए केरल के अंदर जो है क्या किया, मुसलमानों को जो है आरक्षण दिया गया है। देखिए सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, ये देश संविधान से चलता है, और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप आरक्षण जो है धर्म को देखकर दे सकते हैं। बाकायदा बाबा साहब ने कहा था कि आप जो है सामाजिक दृष्टिकोण से, आप जो है जाति को देखकर जो है आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर कहीं आरक्षण देने की बात जो है वो नहीं कही गई थी। दूसरी चीज, कर्नाटक में जो है 4% जो है आरक्षण मुसलमानों को दिया गया है, 19% जो है ओबीसी मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है। केरल की मैंने बात कर दिया। अभी जो है आपको बता दूं, तमिलनाडु में 90% ऐसे मुसलमान हैं जो आरक्षण श्रेणी में है। आंध्र प्रदेश में जो है आरक्षण दिया जा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जिस तरीके से जामिया इस्लामिया की बात करूं या अलीगढ़ की, यहाँ पे जो है ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के हमारे जो छात्र हैं उनसे आरक्षण छीनकर जो है वो दे दिया जा रहा है मुसलमानों को, जो गलत। दूसरी चीज, अभी हमारी मित्र बैठी हुई थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, जात की राजनीति करती है। मैं अपनी बहन को मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र की राजनीति करती है। हमारे लिए सर्वप्रथम जो होता है वो राष्ट्र होता है। मेरी बहन, मेरी बात सुनिएगा। आप लोगों ने सुनिए, हमारे साथ तीनों पैनल में हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जब प्रधानमंत्री, बहन सुन लीजिए ना, आपके बीच में टीपा टिप्पणी, एक मिनट सुमैया जी, ठीक है, मैं आपके बीच में टिप्पा टिप्पणी, मैं बहुत विनम्रता से आपकी बात सुना था, विनम्रता पूर्वक मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो पक्ष रखना होगा बोलिएगा। सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रवीण जी कि जब जो है 3 तलाक पे कानून लाया गया, हमारी जो
मुस्लिम महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित कर दिया जाता था, उनको पीटा जाता था, उनको मारा जाता था, उनको कह दिया जाता था तलाक तलाक तलाक, तो उनको तलाक हो जाता था। इस दर्द को प्रधानमंत्री जी ने सुना और यही तीनों पैनल के बैठे हुए प्रवक्ता, इनके पार्टी ने उसका विरोध किया। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करूं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करूं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करूं, इन सभी लोग जो है 3 तलाक जो एक्ट बनाया है उसका उन्होंने विरोध किया। और रही बात जो है समाजवादी पार्टी की, तो यही लोग है ना जो कहते हैं विमल जी, संक्षेप में समाजवादी पार्टी जो है मुलायम सिंह यादव जी का पूरा बयान है यूट्यूब पे और गूगल पे कि अगर मैं राम भक्तों के ऊपर गोली नहीं चलाता तो एक धर्म के लोग का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाता है। ये बाकायदा बयान है। ये एक धर्म की जो है राजनीति करने वाले हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं, ये वोट जिहाद करने वाले लोग हैं। इस साल पुरानी से बेहतर ठीक है, पुरानी बातें बीत, लेकिन देखिए यही होता है, ये होता है क्योंकि हम पुरानी बातें तो दोनों तरफ से सुनते हैं कि कई पुरानी बातों को रखा जाता है। और बात सही भी है कि मुलायम सिंह यादव तो बाद में प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद भी दे चुके हैं, तो अब वो राजनीति थोड़ा उनकी राजनीति को भूल जाते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। सुमैया जी, आपको शामिल करना चाहूँगा। कुछ मुद्दे उठाए गए, इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे लगता है कि चर्चा करने योग्य हो, खासतौर पर आपसे इस पर मैं सवाल कर सकता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा, ये एक नैरेटिव बीजेपी की तरफ से रखा गया और पुरजोर तरीके से ये सामने आता है। बिल्कुल 2022 का एक्चुअली जब इलेक्शन हुआ और यूं कह लीजिए कि जब इन्होंने उज्ज्वला योजना दी थी तो कुछ महिलाओं के अंदर ये जरूर इनके लिए एक पॉजिटिविटी आई थी। वो भी कोई बहुत बड़ा तबका नहीं था, कुछ लोग थे जो ये सोचते थे कि हाँ मुझे ये चूल्हे से और धुएं से मुक्ति मिल गई, लेकिन उन पर भी पानी फिर गया जब गैस सिलेंडर देने के बाद उनके सर पे टीप दिया गया और उनको भरवाने के लिए जब उनको 1100 रुपए, 1150 या 1100 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे और जिसका इंतजाम नहीं हो पा रहा था, तो वही महिलाएं जो सिलेंडर को लेकर खुश थी अब वही उनसे नाराज हो गई हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वो इम्पैक्ट जो इफेक्ट नजर आ रहा था 2022 के चुनाव में, वो इफेक्ट अब नजर आ रहा है और उसके साथ साथ बहुत सारे और मुद्दे जुड़ गए हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं का कोई रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। जो थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ था वो भी खत्म हो गया है। और खाली से मुस्लिम महिलाओं को क्यों बात करें, पूरे देश की आधी आबादी इनसे नाराज है। अगर मणिपुर वाला मामला सोच लेते हैं तो हर महिला अपने आप को वहां रख करके सोच रही है कि जिस तरीके से 80-82 दिन तक प्रधानमंत्री की चुप्पी थी, ये देश की महिलाओं का सरासर अपमान है, यहाँ की देश की संप्रभुता का अपमान है और देश के जो एक हमारी संस्कृति रही है जहां पर हम देवी मान करके पूजते हैं महिला को, तो इसलिए महिलाओं के बारे में तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सोचना छोड़ दे, क्योंकि महिलाएं इनसे बहुत ज्यादा। चुनाव के दौरान जब भी मैं कोई शो करता हूं, ये जो समय चल रहा होता है, तो इसमें ये मंच मैं आपके और दर्शकों के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर जब तक अभी नतीजा नहीं आता सबके अपने दावे बिल्कुल बरकरार रहने वाले हैं। बहरहाल सिद्धार्थ जी, आपसे संपर्क फिर हो गया। मैं सवाल ये पूछ रहा था कि छठा चरण आते आते बड़ी परेशानियों में आप घिरे रहे हैं और यहां तक आते आते आपके लिए चुनाव वो नहीं रहा जिसका माहौल एक समय पर बना था और अरविंद केजरीवाल एक तरीके से विपक्ष के एक मजबूत नेता के तौर पर या फिर हीरो के तौर पर दिखाई दे रहे थे। और अभी यहां तो स्थिति ये हो गई कि आम आदमी पार्टी कैसे फाइट करेगी। डॉक्टर साहब, अगर आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी खराब है तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष के दर्शक जानते हैं कि आप मुझे बुलाते ही नहीं इस कार्यक्रम में। मैं कहीं ना कहीं इस स्थिति ठीक है, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। नहीं, मेरे लिए तो आप बहुत जरूरी हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने। देखिए, मेरे ख्याल से आपका चैनल भी बहुत संजीदा है और आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप कह रहे थे शुरुआत में, क्योंकि मैं काफी देर से बहुत गंभीरता से सब लोगों की बातें सुन रहा था। कुछ अच्छी बातें भी हो रही थी, कुछ थोड़ी तनातनी भी हो रही थी, तो डिबेट में सब होता है, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ता है। तो आपने शुरुआत में एक संदर्भ दिया कि क्या सब लोग बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का मतलब ही ये होता है कि बीजेपी इस देश की 140 करोड़ लोगों को नागरिक नहीं मानती, प्रजा मानती है। जहां पर भाजपा जहां उनको हाकेगी, लोग वहीं हकते हुए चले जाएंगे। भाजपा की ये गलतफहमी इस चुनाव में दूर हो गई है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण पर बात हो रही थी। भाजपा के एक सहयोगी दल है तेलुगुदेशम पार्टी। तेलुगुदेशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट बोल दिया है कि हम चुनाव जीतते ही 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये है गुजरात का। आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जी, मुझे जानकारी है, बिल्कुल है। सर, तो आप मुझे बोलने दे दीजिए। अब आप मुझे बुलाए हैं तो आप बोलिए पहले ही बोल देते हैं।
आप नहीं मैं कह रहा हूं ये स्क्रीनशॉट की भी जानकारी है और गुजरात और तेलुगु देशम पार्टी आप इस मुद्दे को कंप्लीट करें ताकि हम बीजेपी प्रवक्ता से इस पर जवाब लें। हाँ, तो गुजरात में भी 70 मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो जैसे ही ये बात बाहर आई, प्रधानमंत्री जी पलटी मार गए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम बात करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहता हूं। इसका मतलब ही है कि नैरेटिव भाजपा नहीं सेट कर रही है, नैरेटिव भारत की 140 करोड़ जनता सेट कर रही है। और प्रधान जी आ गए भैंस पर और टूटियों पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, कोई भी घोषणा पत्र होता है, सबको पता है महंगाई बेरोजगारी इस देश में काफी लोगों को समस्या दे रही है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि भाजपा का जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र है वो महंगाई और बेरोजगारी इन दो विषयों पर बिल्कुल रूप से पूरी तरह से मौन है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहीं नहीं कहा कि हमने महंगाई कितनी कम की, या भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहीं नहीं कहा कि हमने कितने रोजगार दिए। दूसरी तरफ दिल्ली, इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति किसी पार्टी के लिए भी काम करते हैं और साथ में एक राजनीतिक छात्र होने के नाते भी आपको पता है कि तीसरे, चौथे और पांचवां चरण का जो चुनाव हुआ उसमें भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा बड़ा भूभाग में वोटिंग हुई। तो मेरे जैसे व्यक्ति कर्नाटक से कश्मीर सब जगह घूमे, लोगों से बात की, तो लोगों से बात करके हमें ये स्पष्ट लगा कि ये इस चुनाव ने करवट ले ली है। भाजपा अपने आप को राजनीति का धुरंधर मानती है और वो है भी, लेकिन इस देश की जनता इस चुनाव में राजनीति पर नहीं नीतियों पर वोट डाल रही है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सुमैया जी की तरफ से, आपकी तरफ से कॉमन बात भी आई है और कुछ और आपने, एक तो आपने आंध्र प्रदेश और गुजरात का मुद्दा उठाया है और दूसरा आपसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है विमल जी कि आप लोगों ने अगर उपलब्धियों के कॉलम में 370 राम मंदिर रखा है तो युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई पर काबू में को लेकर भी आपको बातें रखनी चाहिए। तो ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, जवाब आपका। प्रवीण जी समय दीजिएगा, दोनों हमारे पार्टी के प्रमुख संक्षेप में, लेकिन देखिए ताकि मैं अबू जी को भी शामिल कर पाऊं। अब हम अंतिम दौर में जा रहे हैं चर्चा के। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, हमारे मित्र ने पूछा कि महंगाई का आप आंकड़ा रख दीजिए, तो महंगाई का आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं। 2004 से लेकर 2014 तक जो है कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो महंगाई जो दर था 10 सालों का, वो महंगाई दर जो था वो 8.06% था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से अपना नेतृत्व कर रहे हैं देश के अंदर, तब से 2014 से लेकर 2024 तक, मतलब 2023 तक 10 सालों में जो महंगाई जो दर है वो 5.16 है। इनके समय में था 8.06%, हमारे समय में 5.16%। चलिए, महंगाई की बात होगी। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र ने कहा कि आप गुजरात में जो है, यहाँ पे आप जो है मुसलमानों का आरक्षण दे रहे हैं। देखिए, बता देना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, ये आपके जो है जमाने के जो कांग्रेस के आपके मित्र बैठे हुए हैं ना, उन्होंने जो है पास किया था, मंडल कमेटी का रिपोर्ट एक पास किया गया था, उसके तहत जो है मुसलमानों को जो है सबसे पहली बार जो आरक्षण दिया गया, आरक्षण के श्रेणी में लाया गया। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे मित्र ने कहा आपने जो है सुमैया जी से सवाल किया 3 तलाक पर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया 3 तलाक पर। हमारे मित्र सिद्धार्थ शर्मा जी से आपने सवाल किया स्वाति मालीवाल पर, क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा ये जो है बेटियों का बात करते हैं कि हम बेटी का हम लोग जो है सम्मान कर रहे हैं, ये मणिपुर पहुंच जा रहे हैं। अरे दिल्ली में कल चुनाव है भाई साहब, वहां पे जो है आपकी सांसद, आपकी राज्यसभा सांसद, आपके मुख्यमंत्री घर पे जो है लड़ाई होती है। देखिए विमल जी, आपने बोला, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, अब चर्चा कहीं की कहीं चली जाएगी। हालांकि ये बड़ी अच्छी चर्चा रही, बहुत सीमित समय हम लोगों के पास था, लेकिन मुझे लगता है कि सबका थोड़ा थोड़ा पक्ष यहां पर आ गया। लेकिन चुनाव का समय, अभी हमको बहुत समय मिलेगा तो और मुद्दों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आप चारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने।